नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं कुलदीप सिंह चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, लास्ट क्लास में मेवाड़ राजवंश के इतिहास की हम बात कर रहे थे, राजस्थान के इतिहास में। और मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि राजस्थान के इतिहास में सबसे समृद्ध इतिहास अगर किसी का है तो वो मेवाड़ राजवंश का है। पूरे भारत में अगर सबसे लंबे समय तक किसी राजवंश ने शासन किया तो वो मेवाड़ का गुहिल राजवंश था। और सबसे लंबे समय तक शासन करने के पीछे इनका सबसे मेन रीजन ये था कि इस वंश के जो राजा हुए वो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से काफी दूर थे। स्वयंभू विध्वंस की नीति ये अपनाते थे। अगर कोई इनके साम्राज्य पर अतिक्रमण करने की कोशिश करता था, आक्रमण करने की कोशिश करता था, तो ये उसको निस्ते नाबूद करने की हिम्मत रखते थे। लेकिन कभी आगे बढ़कर किसी दूसरे के साम्राज्य में घुसना इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। और एक यही रीजन रहा कि काफी लंबे समय तक इतिहास में अपनी जगह बना पाए मेवाड़ राजवंश के वीर योद्धा। साथियों, पिछली क्लास में मेवाड़ राजवंश जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें हमने मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति देखी, फिर मेवाड़ के कुछ प्राचीन नाम हमने देखे, किस प्रकार शिवी जनपद का यहाँ शासन हुआ करता था और धीरे धीरे मेवाड़ राजवंश का शासन आया। फिर हमने गुहिलों की उत्पत्ति से रिलेटेड मत देखे, फिर क्यों इस वंश का नाम गुहिल वंश रखा गया, किस प्रकार इस वंश के संस्थापक गुहादित्य का जन्म एक गुफा में हुआ, किस प्रकार बप्पा रावल के द्वारा मेवाड़ के साम्राज्य की वास्तविक रूप से नींव रखी जाती है और बप्पा रावल मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। फिर उसके बाद एक के बाद एक हमने शासक देखे। लास्ट क्लास में जो आखिरी चर्चा हमने की थी कि रावल रतन सिंह रावल शाखा के आखिरी शासक थे। उनके समय चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण के दौरान चित्तौड़ पर हमेशा के लिए रावल रतन सिंह का शासन समाप्त हो गया। क्योंकि रावल रतन सिंह के कोई पुत्र नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इस वजह से रावल शाखा आगे बढ़ नहीं पाई। और 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया, तब से लेकर 1326 तक चित्तौड़ के किले पर मुस्लिम शासकों का या दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार रहा। आज उसी चीज को आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि किस प्रकार 23 साल तक ये चित्तौड़ का किला दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा और मेवाड़ की धरती में ही जन्मा राणा अरी सिंह का बेटा राणा हम्मीर किस प्रकार दिल्ली के सुल्तानों के मुंह से चित्तौड़ का किला छीन लेता है और देखते ही देखते वापस गुहिल वंश के शासकों का या यूं कहें कि सिसोदिया वंश के शासकों का वापस से चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर देता है। साथियों, कल एक बार मैंने ये चर्चा की थी कि मेवाड़ के जो शासक हुए रण सिंह जी, इस रण सिंह जी के समय मेवाड़ का गुहिल वंश रावल और राणा दो शाखाओं में बंट गया। रण सिंह जी के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम राहब था, एक बेटे का नाम शेम सिंह था। राहब बड़ा था तो उत्तराधिकारी से बनना चाहिए था, लेकिन ये योग्य नहीं था, इसलिए रण सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया शेम सिंह जी को। और शेम सिंह जी का वंश आगे चलकर रावल शाखा के रूप में आगे बढ़ा। वहीं रण सिंह जी ने अपने बड़े बेटे राहब को सिसोदा गांव की जागीर दी, सिसोदा गांव के सामंत ये बने। इस वजह से राहब के जो वंशज हुए वो आगे चलकर सिसोदिया कहलाए और इनके नाम के आगे राणा का टाइटल लगा, राणा या महाराणा। फिर इस वाली वंशावली में शेम सिंह जी के बाद कुमार सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह, इनके बारे में पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके थे। और जब रावल रतन सिंह जी के समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ 1303 में, उस समय सिसोदिया के सामंत लक्ष्मण सिंह जी अपने 7 पुत्रों के साथ इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं और इस युद्ध में अपना बलिदान देते हैं। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। 1303 से 1326 तक इस दुर्ग पर अधिकार रहता है अलाउद्दीन
खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक शासकों ने भी इस पर शासन किया और 1326 में इन 7 पुत्रों में से एक पुत्र, जो सबसे बड़े पुत्र थे लक्ष्मण सिंह जी के, नाम था उनका अरी सिंह जी। अरी सिंह जी के एक बेटा हुआ, उस बेटे का नाम था हमीर। यही हमीर आगे चलकर मेवाड़ को 23 साल बाद आजाद कराता है। इसलिए अगला शासक हम देखेंगे मेवाड़ में, जिसका नाम है राणा हम्मीर। साथियों, राणा हम्मीर पढ़ने से पहले एक थोड़ी सी कहानी मुझे संज्ञान में आती है कि एक बार अरी सिंह जी जब राजकुमार हुआ करते थे, लक्ष्मण सिंह जी के बड़े बेटे, सिसोदा गांव के सामंत के पुत्र हुआ करते थे अरी सिंह जी, अपने दोस्तों के साथ यूं जंगल में शिकार वगैरह खेलने के लिए गए। तो जंगल में किसी खेत की पगडंडी से ये गुजर रहे थे। अरी सिंह जी के साथ में उसके कई दोस्त भी थे, कई सारे मित्र इनके साथ थे। जब शिकार खेलने गए तो रास्ते में खेत की एक पगडंडी पर एक सुंदर युवती अरी सिंह जी को और उनके ग्रुप को दिखी। तो अरी सिंह जी उस लड़की को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े, लेकिन अरी सिंह जी के ग्रुप में जो एक कोई लड़का बदमाश था, उसने उस लड़की के ऊपर कोई तंज कस दिया, उसके ऊपर कोई कमेंट किया, कोई टिप्पणी की। तो उस लड़की ने क्या किया कि वो अरी सिंह जी का जो दोस्त था जिसने उस लड़की को छेड़ा था, उस लड़की के हाथ में एक रस्सी थी, रस्सी को घुमाया और उस रस्सी को घुमाकर घोड़े और घुड़सवार दोनों को लपेट कर नीचे पटक दिया। जब अरी सिंह जी पीछे मुड़कर देखा ये आवाज किस बात की आई, आवाज किस चीज की है, तो अरी सिंह जी ने पाया कि उस लड़की ने अरी सिंह जी के उस दोस्त को, उस नालायक दोस्त को जमीन पर नीचे गिरा दिया, दूर खड़े हुए रस्सी फेंक कर। अरी सिंह जी लड़की की इस वीरता से काफी प्रसन्न हुए, क्या बहादुर लड़की है। आगे बढ़े तो जंगल में थोड़ा जाने के बाद कोई शिकार इन्हें दिखा। उस शिकार का पीछा करते करते लगभग 2 घंटे 3 घंटे का समय बीत गया, लेकिन वो शिकार अरी सिंह जी और उनके दोस्तों को हाथ नहीं आया। भागते हुए वो शिकार किसी खेत में चला गया और अरी सिंह जी और अरी सिंह जी के जो मित्र थे उस शिकार के पीछे पीछे उस खेत में घुसने लगे। जैसे ही वो खेत में एंटर करने लगे तो वो लड़की वापस आई। उस लड़की ने उन्हें खेत के बाहर ही रोक दिया कि राजा ऐसा है, अपने दोस्तों से कह दो कि खेत के अंदर एंट्री ना करें, क्योंकि खेत में फसल है, फसल अगर खराब हो जाएगी तो पिछली बार तो इसे घोड़े से नीचे गिराया था, इस बार टांगे तोड़ दूंगी, ध्यान रखना इसकी, खेत में आने की जरूरत नहीं है। तो अरी सिंह जी ने कहा कि हमारा शिकार इस खेत में चला गया। तो शिकार चला गया, मैं लेके आती हूँ, 5 मिनट इंतजार करो। अरी सिंह जी ने कहा कि जिसको 3 घंटे से मैं खुद नहीं पकड़ पाया, जिसको हम 5-7 दोस्त मिलकर नहीं पकड़ पाए, उसको तुम 5 मिनट में कैसे पकड़ लाओगी। रानी ने कहा ज्यादा बकवास मत करो, जितना कह रही हूं उतना सुनो, उतना मानो, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे, 5 मिनट में शिकार को मैं लेके आती हूँ। वो लड़की खेत में गई, 5 मिनट के अंदर अंदर उस शिकार को पकड़ के अरी सिंह जी को सौंप दिया। अरी सिंह जी और ज्यादा खुश। अरी सिंह जी ने सोचा कि एक तो ये बहादुर और दूसरी इतनी वाकपटु, तीसरी बात इतनी सुंदर, तो अरी सिंह जी को ये बात पसंद आ गई। अरी सिंह जी लड़की के पिता के पास जाते हैं और बताते हैं कि साहब सिसोदा ग्राम के सामंत का बेटा हूं, एक राजकुमार हूं, आपकी बेटी पसंद है और शादी करना चाहता हूं। अब सिसोदा गांव का सामंत, वहां का राजकुमार आगे चलकर एक सामान्य आदमी के पास जा रहा है और उसकी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, तो कौन बाप शादी नहीं करेगा। शादी करके साथ में ही भेज दिया गया। लेकिन रास्ते में चलते चलते एक दोस्त ने कहा कि तू शादी करके तो ले आया हरी सिंह, लेकिन वहां लक्ष्मण सिंह जी क्या इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे, क्योंकि तू एक राजकुमार है और एक रास्ते चलती एक आम साधारण सी लड़की से तू शादी करके लाया है। हरी सिंह जी इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हरी सिंह जी को भी पता था कि बाप अपना ही है और अपना बाप इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा, इसलिए उस लड़की के रहने की व्यवस्था की गई। सिसोदा गांव के ही पास में कोई उस जागीर के अंदर ही एक छोटा सा गांव आता था, उस गांव में उसके रहने की व्यवस्था की गई। और बाद में हरी सिंह जी और उस लड़की से जिस बेटे का जन्म हुआ उसका नाम था हमीर। ये वो समय था
जब वो हमीर लगभग 2-3 साल का रहा होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। हरि सिंह जी, दादाजी लक्ष्मण सिंह जी सब इस युद्ध में समाप्त हो गए। 23 सालों तक ये चित्तौड़ का किला मुस्लिम शासकों के अधिकार में रहा। अगर ये हमीर 2-3 साल का भी रहा होगा तो 23 सालों बाद तो 26-27 साल का नौजवान युवा हो गया होगा। तो उस समय गांव पर आक्रमण होते थे, तो कोई आक्रमण हुआ होगा, गांव वालों ने उनसे परेशान होकर आत्मसमर्पण की कोशिश की होगी। उसी समय अमीर ने कहा कि अगर तुम सोचो, तुम चाहो तो एक बार मैं उनका मुकाबला करना चाहता हूं। तो उन आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए 11-12 साल का ये हमीर एक बार उनसे लड़ने के लिए गया। तो जब लड़ने के लिए गया तो गांव वालों ने पहले तो सोचा कि इतना छोटा सा टाबर है, क्या ये लड़ेगा, लेकिन वास्तविकता में वो जो लुटेरे थे, उन लुटेरों को लूट के हमीर वापस आया। तो पूरे गांव वालों को ये पता तो था कि बड़ा होके ये लड़का कहीं ना कहीं बड़ा नाम कमाएगा, बड़ा योद्धा बनेगा। यही वो हमीर था जिसे जनता ने चुना और चित्तौड़ को वापस प्राप्त करने के लिए जनता ने सर्वसम्मति से हमीर को अपना शासक माना और जनता ने अंतिम सांस तक हमीर का साथ दिया और अंततः इसी हमीर ने चित्तौड़ का किला वापस अपने अधिकार में ले लिया। तो ये वो हमीर था, हरि सिंह जी का बेटा राणा हमीर। राणा शाखा का पहला शासक यही है। राणा जो शाखा है उसकी शुरुआत यहां से होती है, क्योंकि रावल रतन सिंह आखिरी शासक था रावल शाखा का। ये राणा शाखा का पहला शासक है। विषम घाटी पंचानन इसकी उपाधि है। विषम यानी कि विपरीत, घाटी यानी परिस्थितियां, और पंचानन यानी कि शेर। विपरीत परिस्थितियों में भी शेर के समान उनका सामना करने वाला जो व्यक्ति था वो राणा हमीर था। यह विषम घाटी पंचानन की उपाधि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो राणा कुंभा के समय लिखी गई, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसका नाम विषम घाटी पंचानन मिलता है। इसे वीर राजा कहा गया, मेवाड़ का उद्धारक इसे कहा गया, और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा प्रबल हिंदू सम्राट इसे कहा गया, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। हमीर ने जब यह किला मुस्लिम शासकों से छीना था, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था, क्योंकि खिलजियों के मरने के बाद तुगलक वंश आया और तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली का शासक था, चित्तौड़ का किला उसके अधिकार में था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवीर सोनगरा को यहां का प्रशासक नियुक्त कर रखा था। हमीर ने 1326 में बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ का किला वापस अपने अधिकार में लिया। जब इस बात की जानकारी दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पता चली तो मोहम्मद बिन तुगलक सेना लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा और रास्ते में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है सिंगोली का युद्ध। सिंगोली के मैदान में 1326 में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में हमीर देव चौहान और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में विजय हुई हमीर देव चौहान की, और दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इस युद्ध में हारा। न केवल इसको हराया, हमीर देव चौहान ने इसको अपने किले में कैद भी रखा। लगभग 6-7 महीने तक मोहम्मद बिन तुगलक को कैद करके रखा इस हमीर, राणा हमीर ने। और जब मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे, बहू, मोहम्मद बिन तुगलक की पत्नी हाथ जोड़ते हुए राणा हमीर के सामने नतमस्तक हुए कि हुआ जो हुआ, चित्तौड़ तो ले लिया जो ले लिया, भाई हमारे पिताजी को तो छोड़ दे, तब जाके मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा परिवार गिड़गिड़ाया था, तब जाके हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़ा था। यह था राणा हमीर, जो विषम घाटी पंचानन के नाम से प्रसिद्ध रहा। मेवाड़ का उद्धारक इसे कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू सम्राट इसे कहा है। यह राणा हमीर था। राणा हमीर के बाद कुछ समय के लिए राणा खेता, जिसे क्षेत्र सिंह के नाम से जाना जाता है, उन्होंने शासन किया
और क्षेत्र सिंह राणा खेता के बाद अगला शासक बनता है मेवाड़ का राणा लाखा। राणा लाखा जिसका वास्तविक नाम था लक्ष्य सिंह और प्यार से लोग इन्हें राणा लाखा कहा करते थे। राणा लाखा का काल मेवाड़ की आर्थिक उन्नति का काल था, क्योंकि राणा लाखा के समय ही उदयपुर में जावर माइंस, जावर की जो खाने हैं, जहां से वर्तमान में राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जावर में सीसा जस्ता और उनके साथ में सह उत्पादक के रूप में चांदी का भी उत्पादन वहां होता है। राणा लाखा के समय उदयपुर के जावर से चांदी का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा, तो चारों तरफ चांदी चांदी हो गई। तो राणा लाखा का काल मेवाड़ की आर्थिक समृद्धि का काल माना जाता है। उसके बाद अच्छा, राणा लाखा जो है, राणा लाखा बहुत लकी शासक है साहब, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि इसको अपने जीवन में कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जावर में ऑटोमेटिक चांदी की खानें निकल गई, चांदी अधिक मात्रा में उत्पादित होने लगी, तो चारों तरफ पैसा ही पैसा हो गया। दूसरा, राजा का मेन काम होता है अपनी जनता के सुख दुख के बारे में सोचना, और उस समय मेवाड़ में पेयजल की काफी समस्या थी। तो राणा लाखा के दिमाग में चल भी रहा था कोई झील झील तालाब कुआं कुछ बनवाने के बारे में। तभी एक बंजारा आता है। बंजारों का जो समूह होता है, व्यापार करता है, उसे बाड़त कहा जाता है। याद रखना, बंजारों का जो काफिला होता है उसे बाड़त कहा जाता है। बाड़त व्यापारिक काफिला होता है, बाड़त। बाड़त लेकर बंजारे यहां से निकला करते थे उदयपुर के पास से, मालवा जाते थे गुजरात से, और गुजरात से मालवा और मालवा से गुजरात, इस रास्ते पे जाते थे। चित्तौड़ बीच में पड़ता था। इस वाले एरिया से निकलते निकलते एक बंजारे का बैल जो है वहां मर जाता है, और बैल जो उसकी पूरी जिंदगी में उस बंजारे का साथ देता है, पूरे व्यापार में कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देता है, क्योंकि सामान उसी के ऊपर रखे जाते थे, वही ट्रांसपोर्ट का साधन हुआ करते थे, बैलगाड़ी वगैरह। तो बैल जब मरा उदयपुर या चित्तौड़ वाले क्षेत्र में, तो उस बैल की स्मृति में एक बंजारा आया और राजा से कहता है कि साहब, मेरा जो बैल है इसकी स्मृति में मैं यहाँ कुछ बनवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ एक झील का निर्माण करवाना चाहता हूँ, ताकि मैं जब भी इस झील को देखूं मुझे मेरे बैल की याद आए। ठीक है साहब, राणा ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल बनवाओ, अच्छा इनिशिएटिव है आपका। मैं तो खुद भी यही सोच रहा था कि कुछ ना कुछ बनवाऊं, अब आगे होके तू आ ही गया तो भाई तू बनवा दे, क्या दिक्कत है। तो बताया जाता है कि पिच्छू नाम के एक बंजारे ने उदयपुर के निकट, जो उदयपुर बाद में बसा, वर्तमान में उदयपुर में है, पिछोला झील का निर्माण करवाया। कुछ लोग बताते हैं कि इस बंजारे का नाम पिच्छू बंजारा था, इस वजह से इसका नाम पिछोला झील रखा गया। और कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि छीतर नाम का यह बंजारा था और उदयपुर के पास में पिछोली नाम के एक जगह पर यह झील बनवाई गई, इसलिए इसे पिछोला झील कहा जाता है। खैर, हमें यह जानकारी इतनी सी होनी चाहिए कि राणा लाखा के समय ही एक बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। इस पिछोला झील से रिलेटेड एक और जानकारी है, और वो जानकारी ये है कि पिछोला झील के किनारे पर ही एक प्रसिद्ध चबूतरा बना हुआ है, जिसे नटनी का चबूतरा कहा जाता है। इस नटनी के चबूतरे के पीछे की एक कहानी मुझे याद आती है कि राणा लाखा के दरबार में खेल दिखाने वाले नट जाति के एक नट और एक नटनी खेल दिखाने के लिए आते हैं, और राणा लाखा से कहते हैं कि हम खेल दिखाएंगे। राणा लाखा ने कहा कि यार तुम सुबह सुबह तो क्या ही आ गए, कोई राजकाम तो करने देते नहीं हो और आ गए खेल दिखाने, ऐसा क्या खेल दिखाओगे तुम। तो बंजारे ने, नट ने कहा कि ऐसा खेल दिखाएंगे कि तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, तो एक बार खेल दिखाने की अनुमति तो दे। कि ना बताओ क्या क्या कर सकते हो तुम। कि साहब, मेरी जो ये नटनी है ये एक सिंगल रस्सी पर कई दूर तक चल सकती है। राणा लाखा ने कहा कि भाई ऐसे तो खेल दिखाने वाले खूब होते हैं, रस्सी पर चलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तू कह ही रहा है कि तुझे इतना अभिमान है अपनी इस कला पर, अपनी इस नटनी के खेल पर इतना अभिमान है, तो एक काम कर, रस्सी पर चलना है तुझे
लेकिन आंखें बांधकर चलना होगा। और दूसरी बात, सामान्य जमीन पर नहीं चलना है। पिछोला झील जो अभी अभी बनी है, उस पिछोला झील के एक ओर से दूसरी ओर रस्सी बांधी जाएगी और उस रस्सी पर तुझे चल के जाना है। नट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर हमने ये खेल दिखा दिया तो, अगर हम इसमें सक्सेस हुए तो राजा ने टसन टसन में कह दिया, अगर तेरी नटनी पिछोला झील को इस तीर से उस तीर तक रस्सी पर चलकर पार कर देती है तो मेवाड़ का आधा साम्राज्य तेरा, तू राजा और तेरी ये नटनी रानी बना दूंगा इसको। नटनी को लगा कि ये नट मरवाएगा आज मुझे। नट ने कहा कि चलो ठीक है, पर एक काम करो, मेवाड़ के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर ऐलान करवा दो कि फला तारीख को हम खेल दिखाने के लिए आएंगे और इस तरीके का खेल दिखाया जाएगा ताकि कोई चीयर्स करने के लिए भी तो हो, उत्साहवर्धन करने के लिए भी तो कोई हो। तो आसपास के क्षेत्र में, मेवाड़ वाले एरिया में, गांव के अंदर ऐलान करवाया जाए, सब संडे के दिन सुबह 11 बजे बढ़िया नहा धो के आ जाओ, नटनी खेल दिखाने आएगी। नटनी का खेल देखने के लिए आसपास से दूर दराज से लोग बाग आए और झील के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। नटनी ने चलना शुरू किया। नटनी ने आंखें बंद करके चलना शुरू किया और लगभग 70% दूरी को वो पार कर चुकी थी। राणा लाखा के दिमाग में एक चीज आई कि आज ये राज्य तो गया, नटनी 30% और पार करने वाली है और मेवाड़ का आधा राज्य इस नट और नटनी का हो जाएगा। मजे मजे में, टशन टशन में मैंने कह तो दिया, लेकिन आज मामला भारी पड़ गया अपना। तभी एक नटनी का जो बच्चा वहां खेल रहा था, उस बच्चे को राणा लाखा ने उठाया कि किस प्रकार इस नटनी का बैलेंस बिगाड़ा जाए और इस नटनी को रस्सी क्रॉस करने से रोका जाए। राणा लाखा के दिमाग में आया। राणा लाखा ने उस नटनी के बच्चे को उठाया, साइड में खिलाता हुआ ले गया और बच्चे के खींच के एक चाटा मारा। जैसे ही बच्चे के चाटा मारा तो बच्चा रोने लगा और अपने बच्चे की आवाज उस नटनी ने सुनी। तो मां अपने बेटे की आवाज को तो दुनिया की भीड़ में भी सुन सकती है। जैसे ही नटनी को पता चला कि मेरा बच्चा पीड़ा में है, कष्ट में है, मेरा बच्चा रो रहा है, नटनी ने पीछे मुड़ के देखा, नटनी के पैर डगमगाए और नटनी पिछोला झील में डूब के मर गई। उस नटनी को तैरना और नहीं आता था, नटनी वहां डूब के मर गई। अब नट कह रहा है कि साहब मेरी नटनी तो मर गई, आपने बहुत गलत किया, आपने धोखा किया मेरे साथ। राजा ने कहा कि न, धोखा का कुछ नहीं है, या तो तू चुपचाप यहां से चला जा वरना तू भी पिट के जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूं कि जब भी तुझे तेरी नटनी की याद आए तो तेरी नटनी की याद में एक स्मारक बनवा देते हैं। जब भी तुझे तेरी नटनी की याद आए तो आ जाना और इस स्मारक के लिपट के रो लेना। तो उस नटनी की याद में नटनी का चबूतरा यहां बनवाया गया पिछोला झील के किनारे पर, राणा लाखा के टाइम पर। अगली चीज है कि राणा लाखा के समय 2 विद्वान इसके दरबार में रहा करते थे। एक का नाम था धनेश्वर भट्ट और दूसरे का नाम था झोटिंग भट्ट। राणा लाखा के टाइम की एक चीज और याद आती है, एक बात और याद आती है कि मेवाड़ राजवंश की राठौड़ राजकुमारी हंसाबाई से राणा लाखा का विवाह हुआ और हंसाबाई के साथ इसका जो विवाह हुआ वो काफी सुर्खियों में रहा और मेवाड़ की राजनीति को कुछ समय के लिए इस विवाह ने काफी प्रभावित भी किया। मामला समझते हैं क्या है। मेवाड़ रियासत जिसका राजा है राणा लाखा, उसी के समानांतर एक रियासत मारवाड़ में है राठौड़ रियासत। उसका जो राजा है उसका नाम है राव चुंडा। जिस प्रकार मेवाड़ वालों के नाम के आगे रावल और राणा महाराणा का टाइटल लगता था, उसी प्रकार राठौड़ वंशावली में राव टाइटल का प्रयोग किया जाता था। तो राठौड़ों में राव चूड़ा शासक हुआ करता था और मेवाड़ में राणा लाखा का शासन था। इस राणा लाखा के एक बेटा था जिसका भी नाम चूड़ा था। तो याद रखना, ये राजा नहीं है, ये राणा लाखा का बेटा है, राजकुमार है, युवराज है, इसलिए इसके नाम के आगे कुंवर लगेगा। तो ये कुंवर चूड़ा है और मारवाड़ का राजा राव चूड़ा है। यहां से कहानी शुरू होती है कि राव चूड़ा के
3 औलादे हैं। एक बड़ा बेटा है रणमल राठौड़, फिर हंसाबाई एक बेटी है, और सबसे छोटा बेटा है कान्हा। राणा राव चूड़ा का झुकाव अपने छोटे बेटे कान्हा की ओर था, इसलिए मारवाड़ का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया कान्हा को। रणमल देखता ही रह गया कि मेरा नंबर आने वाला है, लेकिन मेरा नंबर काट के अब अगला राजा कौन बन गया? कान्हा। रणमल इस बात से खुश नहीं था। ये रणमल और हंसाबाई एक ही मां के थे, कान्हा दूसरी मां का था। इसलिए इस रणमल ने हंसाबाई का प्रयोग किया और हंसाबाई का जो विवाह है वो किसी रियासत में, बड़ी रियासत में करवाने का निश्चय किया रणमल राठौड़ ने। रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करने के लिए लगन पत्रिका भेजी मेवाड़ रियासत में। और जब एक रियासत दूसरी बड़ी रियासत में अपनी लगन पत्रिका, वैवाहिक संबंध के लिए पत्रिका भेजती थी, तो बहुत कम चांस होते थे कि सामने वाली पार्टी मना कर दे या उस रिश्ते को ठुकरा दे, क्योंकि ये राजवंशों की प्रतिष्ठा का सवाल होता था। तो जब हंसाबाई का विवाह का जो लगन का पत्र था, वो लगन का पत्र मेवाड़ गया, तो जाना तो था कुंवर चूड़ा के लिए, लेकिन लगन लेकर जाने वाले जो नाई थे, वो नाई कंफ्यूज हो गए। जाते जाते रास्ते में भूल गए कि कुंवर साहब के लिए लाए थे या राजा जी के लिए लाए थे। और भरी सभा के बीच में उन लगन लेके जाने वाले पंडितों ने, उन नाइयों ने लगन पत्रिका संभला दी राणा लाखा को और कहा कि साहब मारवाड़ से आपके लिए रिश्ता आया है। राणा लाखा जोर जोर से हंसता है कि यार मुझ बूढ़े आदमी के लिए कौन रिश्ता लेके आएगा। पूरे दरबार के लोग हंसने लगते हैं कि इस बुढ़ापे के अंदर राणा लाखा के लिए कोई रिश्ता आया है। वहीं बैठा कुंवर चूड़ा जो शादी लायक हो चुका था, वास्तविकता में रिश्ता उसके लिए आया था, लेकिन जब देखा कि पूरे दरबारी मेरे पिता का मजाक उड़ा रहे हैं, तब कुंवर चूड़ा खड़ा हुआ और बोला कि हंसने की जरूरत नहीं है, ये रिश्ता मेरे बाप के लिए नहीं आया, आया मेरे लिए था, लेकिन अब शादी मेरे बाप की ही होगी, तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। तुम लोग मेरे बाप का मजाक उड़ा रहे हो, मेरे बाप की बुढ़ापे का मजाक उड़ा रहे हो, इसलिए अब ये शादी मेरे बाप की ही होगी। कुंवर चूड़ा ने ये डिसीजन लिया कि मैं हंसाबाई के इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करूंगा, बाकी हंसाबाई का विवाह किसके साथ होगा? मेरे पिता राणा लाखा के साथ। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा इस व्यक्ति ने ली और बाद में इस हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ ही हुआ। यह प्रतिज्ञा लेने के कारण कुंवर चूड़ा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह, क्योंकि महाभारत के समय भीष्म पितामह ने भी ऐसी एक शपथ ली थी, भीष्म पितामह। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट यहां इस बात को लेकर है कि क्या कुंवर चूड़ा ने आजीवन विवाह करने की शपथ नहीं ली थी, या आजीवन विवाह न करने की शपथ ली थी, या राजा न बनने की शपथ ली थी, इसको लेकर थोड़ा द्वंद्व है। लेकिन सीधी सीधी सी बात यह है कि कुंवर चूड़ा ने ऐसी कोई शपथ नहीं ली कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। कुंवर चूड़ा ने विवाह किया और कुंवर चूड़ा के ही वंशज आगे चल के कहलाए चूंडावत, जो मेवाड़ के राजा के बाद शासन संभालने वाले अगले लोग हुआ करते थे। मेवाड़ के हरावल दस्ते का नेतृत्व किया करते थे, मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किया करते थे और राजा की अनुपस्थिति में मेवाड़ का शासन संभाला करते थे। ये वो चूंडावत इस कुंवर चूड़ा के वंशज हैं। तो कुंवर चूड़ा ने विवाह तो किया, तो फिर भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है? भीष्म पितामह इसलिए कहा जाता है कि ये जो विवाह हुआ हंसाबाई और राणा लाखा का, इसकी एक शर्त यह थी कि इन दोनों से जो संतान पैदा होगी वही मेवाड़ का अगला राजा बनेगी। जबकि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो कुंवर चूड़ा के राणा लाखा का बड़ा बेटा कुंवर चूड़ा अगला उत्तराधिकारी है, ये राजा बनेगा।
लेकिन इस विवाह की शर्त के अनुसार इनका जो बेटा हुआ मोकल, राणा मोकल, इस मोकल को राजा बनाया जाएगा। तो कुंवर चूड़ा ने इस शर्त को भी माना, पिता के विवाह की शर्त को तो माना ही माना, इस रिश्ते को तो स्वीकार किया ही किया, साथ में कुंवर चूड़ा ने इस बात की शपथ ली कि मैं कभी भी आपके पुत्र मोकल के सामने उत्तराधिकार का विषय नहीं उठाऊंगा, कभी भी जिंदगी में विद्रोह नहीं करूंगा, जिंदगी भर इस मोकल के सामने यह नहीं कहूंगा कि राजा तो मैं बनने वाला था लेकिन राजा तू बन गया। कभी भी इससे राज्य मांगने की डिमांड नहीं करूंगा, हमेशा मोकल के साथ खड़ा रहूंगा और मोकल के संरक्षक के रूप में, बड़े भाई के रूप में मेवाड़ के शासन का संचालन मोकल के माध्यम से करवाया जाएगा। ऐसी शपथ लेने के कारण इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। अब एग्जामिनर यहां आपके साथ एक छोटी सी गुस्ताखी करता है। एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स को पता है कि सब चूड़ा को कहा जाता है, लेकिन एग्जामिनर जिस चूड़ा को तुम जानते हो उस चूड़ा को तो ऑप्शन नंबर 4 में देता है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर ए में वहां आपको मिलता है राव चूड़ा, और नए विद्यार्थी जो अनुभवहीन होते हैं वो राव चूड़ा देखकर राव चूड़ा को टिक कर देते हैं, जबकि साथियों राव चूड़ा तो मारवाड़ का राजा था, मेवाड़ का भीष्म पितामह था कुंवर चूड़ा, जो कि राजा कभी बना ही नहीं, इसलिए इसके नाम के आगे कुंवर चूड़ा लगा। फिर राणा लाखा को लगा कि यार न तो हंसाबाई से कुंवर चूड़ा का विवाह हुआ, हंसाबाई की शादी भी मुझसे करवा दी इसने, दूसरा मेरे बेटे मोकल को भी इसने राजा मान लिया, तो इस गरीब के हाथ तो कुछ लगा नहीं। इसलिए कुंवर चूड़ा को एक अलग से यह विशेषाधिकार दिया गया कि तुम मेवाड़ के शासक तो नहीं बनोगे, लेकिन मेवाड़ के शासक की अनुपस्थिति में मेवाड़ का शासन संचालन चूड़ा और उसके वंशज चूड़ावत ये करेंगे। दूसरी बात, मेवाड़ में हमेशा जब भी किसी अभियान पर, जब भी किसी युद्ध के लिए सेना भेजी जाएगी तो सबसे पहले जो सेना आगे रहती है हरावल दस्ता, उस हरावल दस्ते का नेतृत्व भी चूड़ा और उसके वंशजों चूड़ावतों के द्वारा किया जाएगा। मेवाड़ की कोई भी राजपत्र होगा, कोई भी संधि पत्र होगा, कोई राजकीय आदेश होगा, उस राजकीय आदेश पर मेवाड़ के राजा के साइड में सलुम्बर के चूड़ावतों का भी साइन माना जाएगा, चूड़ावतों की भी मोहर लगाई जाएगी। तो अलग से इनके रहने के लिए एक जागीर दी गई। मेवाड़ के जो 16 ठिकाने थे, उन 16 ठिकानों में से एक ठिकाना दिया गया और वो ठिकाना था सलुम्बर। और आगे चलकर सलुम्बर के सामंत जो कुंवर चूड़ा के वंशज हुए उन्हें चूड़ावत के नाम से जाना जाता है। तो मेवाड़ में 16 महत्वपूर्ण ठिकाने थे। इन 16 ठिकानों में से एक ठिकाना था सलुम्बर, और ये सलुम्बर किसे दिया गया जागीर के रूप में? कुंवर चूड़ा को। और कुंवर चूड़ा के वंशजों ने, चूड़ावतों ने सलुम्बर पर शासन किया, इसलिए इन्हें सलुम्बर के चूड़ावत कहा जाता है। तो ये विवाह का मामला था। राणा लाखा ने मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया, और विवाह की शर्त यह थी कि हंसाबाई और मारवाड़ और मेवाड़ के राणा लाखा से जो संतान उत्पन्न होगी वो मेवाड़ का अगला राजा बनेगी, और अगला राजा बनेगा आपका राणा मोकल। जबकि वास्तविकता में राजा बनना चाहिए था किसे? कुंवर चूड़ा को। लेकिन कुंवर चूड़ा ने राजा नहीं बनने की शपथ ली, और वो मेवाड़ के इतिहास में मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाया। आगे बढ़ते हैं मेवाड़ के अगले राजा राणा मोकल की ओर।
साथियों, राणा मोकल जो हंसाबाई और राणा लाखा का बेटा था, यह अगला राजा बनता है। तो प्रारंभ में कुंवर चूड़ा, जिसने शपथ ली थी कि मैं इसके संरक्षक के रूप में रहूंगा, तो कुंवर चूड़ा प्रारंभ में इसके संरक्षक के रूप में रहा। लेकिन मोकल की जो मां थी हंसाबाई, वो हंसाबाई इस कुंवर चूड़ा पर बार बार संदेह करती थी कि देखना किसी दिन ये विद्रोह कर ले, मेरे बेटे को मार दे और ये राजा बन जाए। लेकिन कुंवर चूड़ा के मन में ऐसा नहीं था। खैर, ये सौतेली मां थी, इसलिए ऐसा सोचती थी। कुंवर चूड़ा पूरे तन मन धन से मोकल की रक्षा और संरक्षण के लिए तैयार था। लेकिन जब बार बार हंसाबाई ने शक किया, बार बार संदेह किया, तो कुंवर चूड़ा के मन में आया कि इतनी भलाई करने से भी क्या ही मतलब है। तो नाराज होकर वो दरबार से हमेशा हमेशा के लिए यहां से निकल गया। अब शुरुआत में तो कुंवर चूड़ा इसका संरक्षक रहा मोकल का, लेकिन जब कुंवर चूड़ा यहां से चला गया, बताया जाता है कि वो मालवा की ओर चला गया। जब यहां से नाराज होकर वो मालवा चला गया, तो अब इसका संरक्षक किसे बनाया जाए। इसलिए मोकल की माता हंसाबाई ने अपने भाई रणमल राठौड़ को मारवाड़ से मेवाड़ बुला लिया। और रणमल राठौड़, जिसे मारवाड़ में सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं था, उसने इसी वजह से तो हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ करवाया था। हंसाबाई ने रणमल राठौड़ को मारवाड़ से बुला लिया और अब रणमल राठौड़ मेवाड़ की सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा, मेवाड़ के शासन में अनावश्यक हस्तक्षेप करेगा। और रणमल राठौड़ मेवाड़ के जो पुराने सरदार थे, पुराने जो सेनापति थे, पुराने जो अधिकारी थे, उन सबको हटाकर अपने चाहे तो मारवाड़ के लोगों को मेवाड़ में बुला लेगा। और ऐसा लगने लगेगा मेवाड़ का माहौल कि जैसे मेवाड़ के अंदर एक मारवाड़ बसने लगा। पूरे मारवाड़ियों को बुला लिया। मेवाड़ के जो पुराने सरदार थे, पुराने अधिकारी थे, उनको तो रणमल ने हटा दिया और अपने सगे संबंधियों को बुला के मेवाड़ में यहां पर नौकरियां दे दी। इसलिए इस रणमल के समय सत्ता पर, मोकल के समय सत्ता पर रणमल राठौड़ का नियंत्रण हो गया। मोकल छोटा टाबर था, जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मामा की गुस्ताखियां उसको समझ में आई, लेकिन करता भी क्या है, मामा था तो मामा था। मोकल के समय की दूसरी घटना यह है कि मोकल के समय एक युद्ध हुआ साहब, रामपुरा का युद्ध, 1428 की बात है ये। और रामपुरा के युद्ध में राणा मोकल ने नागौर के फिरोज खिलजी को पराजित किया। नागौर के फिरोज खिलजी को मोकल ने पराजित किया, यानी कि रामपुरा के युद्ध में विजय किसकी हुई, तो विजय मोकल की हुई। फिर मोकल के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे समिदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी समिदेश्वर महादेव मंदिर को चूंकि मोकल ने बनवाया था, तो मोकल मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद करो, मेवाड़ साम्राज्य की पहली क्लास में मैंने बप्पा रावल, अल्लट और अल्लट के बाद शक्ति सिंह पढ़ाया था। शक्ति सिंह के समय मैंने पढ़ाया था कि इसके समय चित्तौड़ पर परमार राजा मुंज का अधिकार हो गया था और इसी मुंज के उत्तराधिकारी भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। उसी त्रिभुवन नारायण मंदिर को रिनोवेट करवाकर मोकल ने समिदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया और मोकल ने बनवाया था, इसीलिए इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, मोकल की हत्या जब मोकल गुजरात के राजा से लड़ने के लिए अपनी छावनी झिलवाड़ा के नाल पर डाले हुए था, वहीं पर चाचा और मेरा, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ये दासी पुत्र थे राणा खेता के। चाचा और मेहरा ने मेहपा पवार की सहायता से राणा मोकल की हत्या कर दी। तो चाचा और मेहरा ने मेहपा पवार के माध्यम से इस राणा मोकल की जो है वो हत्या कर दी। अब राणा मोकल की हत्या करने के बाद मेवाड़ का जो अगला राजा बनेगा वो होगा महाराणा
कुंभा। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ के शासक रहे और महाराणा कुंभा मेवाड़ के इतिहास का एक वो नाम है जिसने मेवाड़ के इतिहास को नई ऊंचाई दी, नई उड़ान दी, नई पहचान दी। राणा कुंभा न केवल एक योद्धा था बल्कि इसके काल में मेवाड़ राजवंश सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से भी अपनी उन्नति प्राप्त करता है। साथियों, एक राष्ट्रीय शासक था राणा कुंभा और राणा कुंभा को समझने के लिए हमें राणा कुंभा को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंस में भी कई बार आता है कि राणा कुंभा की साहित्यिक उपलब्धियां लिखिए, राणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां लिखिए, राणा कुंभा के संगीत के प्रति उनका जो उनकी जो लगाव था संगीत के प्रति उस पर कुछ लिखिए। तो राणा कुंभा को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके यहां पर पढ़ेंगे। राणा कुंभा को सबसे पहले हम डिवाइडेशन में सबसे पहले देखेंगे कि साहब राणा कुंभा एक कुशल कूटनीतिज्ञ था, बहुत दिमागदार आदमी था। क्या राजा था राणा कुंभा। उसके बाद हम देखेंगे कि राणा कुंभा एक योद्धा था, कौन कौन से युद्ध उसके द्वारा लड़े गए, कौन कौन सी राजनीतिक उपलब्धियां उसने प्राप्त की। फिर हम देखेंगे कि राणा कुंभा एक निर्माता भी था, कई किलों का इसने निर्माण करवाया। राणा कुंभा एक विद्वान था, राणा कुंभा विद्वानों का आश्रयदाता था। और बाद में देखेंगे कि राणा कुंभा की कौन कौन सी उपाधियां इतिहास में प्रचलित है। और सबसे अंत में देखेंगे कि किस प्रकार राणा कुंभा नाम का एक इतना बड़ा दमदार शासक जिसने पूरे राजस्थान में अपना परचम लहराया, आसपास की रियासतें जिसका वंदन किया करती थी, अंत में उन्माद रोग से वो ग्रसित हुआ और अपने ही बेटे उदय सिंह ऊदा के द्वारा वो मारा गया। जिस प्रकार अर्णोराज की हत्या, चौहान शासक अर्णोराज की हत्या उसके बेटे जगदेव चौहान ने की थी और वो चौहानों का पितृहंता कहलाया था, उसी प्रकार महाराणा कुंभा की हत्या उसके बेटे ऊदा के द्वारा की जाती है। और ऊदा उदय सिंह जो है वो मेवाड़ के इतिहास का पितृहंता कहलाता है। साथियों, इनमें पहला चैप्टर हम उठाते हैं, राणा कुंभा एक कूटनीतिज्ञ। साथियों, राणा कुंभा जब शासक बने तब राणा कुंभा के सामने दो मुख्य समस्याएं थी। पहली समस्या यह थी कि राणा कुंभा अपने पिता मोकल की हत्या का बदला ले। चाचा और मेरा ने मेहपा पंवार के माध्यम से मोकल की हत्या की थी, इसका बदला लेना चाहता था राणा कुंभा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये थी कि किस प्रकार रणमल राठौड़ ने मोकल के टाइम पे जो अव्यवस्था फैला रखी थी, उस अव्यवस्था को किस प्रकार से दूर किया जाए, यानी कि रणमल राठौड़ को मेवाड़ की राजनीति से निकालकर कैसे फेंका जाए, तभी तो शासन ढंग से चल पाएगा। अब इन दो समस्याओं के साथ राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है और अपनी कूटनीति के माध्यम से एक एक करके दोनों समस्याओं का समाधान करता है। सबसे पहले तो रणमल राठौड़ के माध्यम से राणा कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों चाचा और मेरा की हत्या करवाई। राणा कुंभा कितना कूटनीतिज्ञ आदमी है कि रणमल राठौड़ भी उसका दुश्मन है और चाचा और मेरा भी उसके दुश्मन है, लेकिन दुश्मन के हाथों दुश्मन को मरवा रहा है। बताओ यार, कितना दमदार आदमी। रणमल राठौड़ की सहायता से राणा कुंभा ने चाचा और मेरा की हत्या करवा दी और चाचा और मेरा का जो सहयोगी था मेहपा पंवार, वो भागकर चला गया मालवा और वो अपनी जान बचा लेता है। दूसरा, अब क्योंकि रणमल को भी तो ठिकाने लगाना है, तो साहब राणा कुंभा के दरबार में एक नृत्यांगना रहा करती थी, एक नर्तकी रहा करती थी, नाचने वाली रहा करती थी, नाम था उसका भारमली। भारमली जो थी वो राणा कुंभा को पसंद किया करती थी। भारमली राणा कुंभा को पसंद किया करती थी, जबकि रणमल राठौड़ भारमली को पसंद किया करता था। देखो लव ट्रायंगल बन रहा है यहां पे। राणा कुंभा को पसंद करती है भारमली,
इस भारमली को पसंद करता है रणमल राठौड़। अब यहां से नया गेम स्टार्ट होगा और कुंभा अपनी कूटनीतिज्ञता का प्रयोग करेगा। रणमल राठौड़ को लगा कि मोकल तो मर गया अपना भांजा, और भांजे के मरने के बाद भी ये मेवाड़ का राज्य अपने हाथ में नहीं आया, और अब राणा कुंभा जो शासक बना है नया, वो बहुत दिमागदार आदमी है और कभी भी मेवाड़ से हमें वापस मारवाड़ भेज देगा, इसलिए इस कुंभा को भी ठिकाने लगाया जाए। तो रणमल ने एक दिन भारमली को बुलाया और भारमली को कहा कि भारमली, एक बात कहना चाहता हूं तुझसे। तू एक काम कर, राणा कुंभा की हत्या कर दे, राणा कुंभा का मर्डर कर दे। उससे होगा ये कि राणा कुंभा के मरने के बाद मैं बन जाऊंगा मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का राजा, और तुझे बना दूंगा मेवाड़ की रानी। भारमली थोड़ी देर तक तो सोच नहीं पाई, क्योंकि अब वो भी मेवाड़ की रानी बनने वाली थी। इसलिए भारमली कुंभा को मारने के लिए अपने कपड़ों में तलवार छुपाकर, चाकू छुपाकर चली जाती है कुंभा के सामने। लेकिन जैसे ही कुंभा के सामने जाती है तो भारमली का जो कुंभा के प्रति प्रेम था वो प्रेम जाग उठता है, और भारमली कुंभा से कहती है कि देख कुंभा, आई तो आज मैं तुझे सल्टानी ही थी, लेकिन तेरी शक्ल देखने के बाद मेरा प्यार उमड़ गया और मैं तुझे मार नहीं पाई। इतने में कुंभा का दिमाग खराब हुआ, भाई मैंने क्या बिगाड़ा देवी तेरा, मुझे क्यों मारना चाह रही है। तो भारमली ने कहा कि तेरे नाना रणमल राठौड़ ने मुझे भेजा है और रणमल राठौड़ तुझे मरवाना चाहता है। कुंभा को पता तो था कि रणमल राठौड़ है तो बड़ा हरामखोर आदमी, लेकिन उसको इतना अंदाजा नहीं था कि वो मुझे ही मरवा देगा। तो फिर कुंभा ने कहा कि अच्छा भारमली, एक बात बता, फिर तूने मुझे मारा क्यों नहीं। तो भारमली ने कहा कि मारती कैसे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। राणा कुंभा ने कहा कि अगर तू मुझसे इतना ही प्यार करती है तो मेरा एक काम कर दे, तू वापस जा और अब रणमल राठौड़ को मार दे, मेरे नाना को। भारमली ने कहा कि ओ, तेरे पास आने के बाद तो चलो ठीक है, फिर भी मेरा प्यार उमड़ गया, उस डाकू से मैं कौन सा प्यार करती हूँ, मैं जाके अभी मार के आती हूँ। भारमली ने रणमल राठौड़ को संदेश भिजवाया कि कुंभा को मारने के लिए जो तूने मुझे भेजा था वो काम पूरा हो गया और आज तो जश्न मना। फिर रणमल ने कहा भारमली से कि फिर अगर राणा कुंभा मर गया तो आज शाम को पार्टी हो जाए, जश्न हो जाए। भारमली ने कहा ओ आओ, हवेली पे आ जाओ। हवेली पे बुलाया, बढ़िया बैठ के दोनों ने शराब पी, और जब रणमल राठौड़ फुल नशे की हालत में था तब भारमली और कुछ सैनिकों ने मिलकर रणमल की हत्या करवा दी। तो देखो आप, राणा कुंभा एक कूटनीतिज्ञ था, रणमल राठौड़ की सहायता से उसने चाचा और मेरा की हत्या करवा दी। भारमली नाम की जो नाचने वाली महिला थी, इस भारमली के माध्यम से रणमल की हत्या करवा दी राणा कुंभा ने। रणमल ने भारमली को भेजा था कुंभा को मारने के लिए, लेकिन कुंभा ने उल्टा भारमली के माध्यम से रणमल की हत्या करवा दी। यह था राणा कुंभा, कितना कूटनीतिज्ञ शासक है। तो राणा कुंभा की दो समस्याएं थी, अपने पिता की हत्या का बदला लेना और अपने साम्राज्य से, अपने राज्य से रणमल राठौड़ के शासन को समाप्त करना। ये दोनों काम उसने कर लिए। रणमल के माध्यम से चाचा मेरा को मरवा दिया और भारमली के माध्यम से रणमल को मरवा दिया। और जैसे ही रणमल की हत्या हुई, रणमल का बेटा राव जोधा, जिसने जोधपुर शहर बसाया था, वो जोधा भी मेवाड़ में ही रहा करता था रणमल के साथ, तो वो यहां से भागकर चला जाता है मंडोर। इधर राणा कुंभा मोकल के बड़े भाई अपने ताऊजी जो कुंवर चूड़ा था भीष्म पितामह, उस भीष्म पितामह को वापस बुलाता है मालवा से और कहता है कि ताऊजी जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, अब मेवाड़ को आपकी जरूरत है, आप आओ। और कुंवर चूड़ा के नेतृत्व में मेवाड़ से एक सेना निकलती है और वो अधिकार कर लेती है मंडोर पर। तो कुंभा ने रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी और मंडोर पर भी अधिकार कर लिया। मंडोर जो जोधपुर की राजधानी हुआ करती थी, राव जोधा की राजधानी थी, मंडोर पर भी अधिकार कर लिया। तो यह था राणा कुंभा। अगला हम देखते हैं राणा कुंभा एक योद्धा। राणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए उनके बारे में हम देखते हैं।
राणा कुंभा के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया वो सबसे इंपॉर्टेंट एक युद्ध था और उसका नाम है सारंगपुर का युद्ध। 1437 में यह युद्ध लड़ा गया और सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया मेवाड़ के राणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के बीच। इस युद्ध का एक कारण यह था कि चाचा और मेरा का सहयोगी मेहपा पंवार भागकर चला गया था मालवा और मालवा के शासक महमूद खिलजी ने उसको शरण दी थी और इसकी वजह से राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध। और इस सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा की विजय हुई और राणा कुंभा ने इस विजय को जन्मों जन्मांतर तक याद रखने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए याद रखने के लिए इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ किले के अंदर एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ 9 मंजिला विजय स्तंभ है, इसके बारे में हम आगे स्थापत्य कला में देखेंगे। तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था और सारंगपुर का युद्ध 1437 में राणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के बीच लड़ा गया था। अगला आवल बावल की संधि। साथियों, ये आवल और बावल की संधि 1453 में हुई थी राणा कुंभा और राव जोधा के बीच। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि रणमल राठौड़ की हत्या होने के बाद रणमल राठौड़ का बेटा मेवाड़ से मंडोर जाता है और जब कुंभा ने कुंवर चूड़ा के नेतृत्व में मंडोर पर सेना भेजी तो राव जोधा मंडोर से भी भागकर काहुनी गांव चला जाता है, बीकानेर के काहुनी गांव में, और मंडोर पर कुंभा ने अधिकार कर लिया। तो राव जोधा भटकता रहा, मंडोर को जीतने की कोशिश करता रहा। उधर राजमाता हंसाबाई जो मोकल की मां थी, कुंभा की दादी लगती थी और इधर राव जोधा की बुआ लगती है। तो एक तरफ भतीजा है राव जोधा और एक तरफ हंसाबाई का पोता है राणा कुंभा। जब दोनों के बीच में लड़ाई लंबी चलती रही तब राजमाता हंसाबाई के दिमाग में एक चीज आया कि पोता और भतीजा दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मेवाड़ और मारवाड़ 2 बड़ी रियासतें आपस में लड़ रही है, तो इनके बीच एक समझौता करवाया जाए। और वो समझौता, वो संधि हुई आवल बावल की संधि 1453 में। राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में यह संधि हुई। इस संधि के माध्यम से क्या हुआ कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। पाली में जो स्थान है सोजत, जहां की मेहंदी बहुत फेमस है, उस सोजत को केंद्र माना गया। कहा कि साहब इस सोजत के पूर्व पश्चिम में तो मारवाड़ का शासन रहेगा और इस सोजत के पूर्व में मेवाड़ वालों का शासन रहेगा। तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण इस आवल बावल की संधि से हुआ। दूसरा, मंडोर पर चूंकि कुंभा अधिकार कर चुका था और मंडोर जोधा की राजधानी हुआ करता था, इसलिए इस संधि के माध्यम से जोधा को वापस मंडोर दे दिया गया। और तीसरी चीज ये हुई कि जोधा ने इस संधि को आगे बनाए रखने के लिए और राणा कुंभा से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दिया। ठीक है, तो ये थी आपकी आवल बावल की संधि। तीसरी है आपकी चंपानेर की संधि। अब साथियों, एक बात का ये ध्यान रखना कि आवल बावल की संधि तो राणा कुंभा और राव जोधा के बीच हुई थी, लेकिन इस चंपानेर की संधि में राणा कुंभा का कोई योगदान नहीं है। चंपानेर की जो संधि हुई थी वो सारंगपुर के युद्ध में कुंभा से जो पिट के गया था महमूद खिलजी फर्स्ट, वो वापस कुंभा को हराना चाहता है, अपनी हार का बदला लेना चाहता है। तो इसने अपने साथ में गुजरात के कुतुब शाह को लिया। तो चंपानेर की संधि 1456 में हुई। मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुब शाह के बीच में एक पैक्ट हुआ, एक संधि हुई कि हम दोनों मिलकर मेवाड़ के राणा कुंभा को हराएंगे और मेवाड़ पर दोनों बराबर अधिकार कर लेंगे। आधा मेवाड़ तेरा, आधा मेवाड़ मेरा। लेकिन इस गरीब कुतुब शाह को यह पता नहीं था कि राणा कुंभा क्या चीज है। भाई महमूद खिलजी फर्स्ट तो पहले भी पिट चुका है और पहले खुद पिट चुका है, इस बार पिटने के लिए लेके आया है कुतुब शाह को।
तो कुतुब शाह और महमूद खिलजी के बीच में चंपानेर की यह संधि हुई, और जब युद्ध के लिए पहुंचे तो राणा कुंभा ने 1457 में बदनौर के युद्ध में इन दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। दोनों चपले हाथ में लेके, एक मालवा चला गया, एक गुजरात चला गया, और संधि धरी की धरी रह गई इनकी। तो चंपानेर की संधि राणा कुंभा के खिलाफ हुई थी, गुजरात के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुब शाह और मालवा के महमूद खिलजी के बीच में। इधर आवल बावल की संधि 1453 में कुंभा और राव जोधा के बीच में हुई थी। इस संधि के तहत मंडोर राव जोधा को वापस मिल गया था और मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में लड़ा गया था, और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला हम देखते हैं कि साहब राणा कुंभा एक निर्माता। राणा कुंभा एक निर्माता। राणा कुंभा के बारे में यह कहा जाता है कि राणा कुंभा राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक है। राजस्थान में राणा कुंभा के द्वारा इतना योगदान दिया गया कि राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक माना जाता है राणा कुंभा को। और राणा कुंभा को कविराज श्यामल दास के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, नाम था उसका वीर विनोद। वीर विनोद जो पुस्तक है वो लिखी गई कविराज श्यामल दास के द्वारा। और कविराज श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में यह लिखा है कि मेवाड़ क्षेत्र में स्थित 84 में से 84 में से टोटल 32 किलो का निर्माण तो अकेले राणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। तो 84 में से 32 किलो का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, इसलिए इसे राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि राणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया, राणा कुंभा ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया, और राणा कुंभा ने कौन कौन से स्तंभों का निर्माण करवाया। तो किलों के बारे में अगर हम देखें तो राणा कुंभा ने सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और कुंभलगढ़ दुर्ग जो आपके राजसमंद जिले में स्थित है, इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने यह कहा था कि अगर इस दुर्ग के नीचे खड़े होकर इस दुर्ग को ऊपर की ओर देखे तो ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि सिर पर रखी हुई पगड़ी इससे गिर जाए। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है, इसकी जो दीवार है, इसके संदर्भ में कहा जाता है कि चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कोई अगर दीवार है तो वो है आपके कुंभलगढ़ की दीवार। बड़ा मजबूत किला राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ का बनवाया गया। और राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर अपने रहने के लिए एक और उप किला बनवाया था, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग बनवाया, उसे कहा जाता है कटारगढ़। और कटारगढ़ से राणा कुंभा मेवाड़ का शासन संचालन करता था, इसीलिए उस कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। तो कुंभलगढ़ के किले के अंदर एक किला बनवाया और उस किले का नाम था कटारगढ़। और कटारगढ़ को कहा जाता है साहब मेवाड़ की आंख, क्योंकि राणा कुंभा इस कटारगढ़ में रहकर ही पूरे मेवाड़ पर नजर रखता था। उसके बाद सिरोही में भी कुछ किले बनवाए। सिरोही में 3 किले हैं, एक अचलगढ़ का किला, एक बसंती दुर्ग और एक मचान दुर्ग, ये सिरोही में बने हुए हैं। फिर भीलवाड़ा में 2 किले बनवाए गए, एक बदनौर का किला और एक बेराट का किला। फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में रहने वाली भील जातियों के विद्रोहों का सामना करने के लिए, उन विद्रोहों को समाप्त करने के लिए राणा कुंभा ने डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर भी एक क्षेत्र पर एक किला बनवाया और इस किले का नाम था भोमट दुर्ग। तो राणा कुंभा ने जो किले बनवाए उनकी लिस्ट ये है। 32 किले बनवाए थे टोटल 84 में से। अब 32 के तो नाम हम याद नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे स्तर की किताबों में जो दिए हुए हैं वो यही है: कुंभलगढ़ का दुर्ग, अचलगढ़, बसंती, मचान के दुर्ग, बदनौर का किला, बेराट का किला और भोमट दुर्ग। भोमट दुर्ग का ये याद रखना कि भोमट दुर्ग भीलों के विद्रोहों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनाया था। और दूसरा, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी था मंडन।
जो कुंभा का मुख्य दरबारी वास्तुकार था, दरबारी शिल्पी था मंडन। इस मंडन की देखरेख में ही राणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ के किले का निर्माण भी करवाया गया था। ठीक है साथियों, दूसरी बात कि राणा कुंभा ने किन मंदिरों का निर्माण करवाया, तो राणा कुंभा के द्वारा जिस मंदिर का निर्माण करवाया गया वो था कुंभ स्वामी मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर। यह कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ के किले और कुंभलगढ़ के किले, दोनों किलों के अंदर यह मंदिर बनवाया गया था। श्रृंगार चौरी के नाम से एक जैन मंदिर इसने बनवाया, श्रृंगार चौरी के नाम से एक जैन मंदिर इसने बनवाया, और इस श्रृंगार चौरी का मंदिर जो है वो चित्तौड़ के किले में ही बना हुआ है। अगला, एकलिंग जी का मीरा मंदिर भी इसके द्वारा बनवाया गया। एकलिंग जी जो जगह है जहां नागदा के कैलाशपुरी में बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ जी, जो मेवाड़ के अधिष्ठाता के रूप में जाने जाते हैं, मेवाड़ के अधिपति के रूप में जाने जाते हैं, उनका मंदिर जो बप्पा रावल ने बनवाया था, उस गांव को वर्तमान में कैलाशपुरी की जगह अब एकलिंग जी के नाम से ही जाना जाने लग गया। तो एकलिंग जी, पूरे उस गांव को एकलिंग जी कहा जाने लग गया। एकलिंग जी जो स्थान है यानी कि कैलाशपुरी नागदा के पास में, उसमें एक मंदिर बनवाया। बाद में मीराबाई उसी मंदिर के अंदर रहा करती थी, इसलिए अब उस मंदिर को एकलिंग जी का मीरा मंदिर कहा जाता है। तो एकलिंग जी का मीरा मंदिर भी कुंभा के द्वारा ही बनवाया गया। 3 ये मेन मंदिर है, कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चौरी जैन मंदिर और एकलिंग नाथ जी का मंदिर, एकलिंग जी का मीरा मंदिर। राणा कुंभा के समय पर ही रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिन्हें स्तंभों का वन, स्तंभों का नगर भी कहा जाता है। 1444 खंभे उसमें है। उस मंदिर का निर्माण भी राणा कुंभा के टाइम पर ही हुआ था, राणा कुंभा ने नहीं करवाया था, इस बात का याद रखना। इसके बाद राणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में एक स्तंभ का निर्माण करवाया गया, और उस स्तंभ को कहा जाता है साहब विजय स्तंभ। आइए उस विजय स्तंभ के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। विजय स्तंभ की जानकारी हम लेते हैं कि साहब ये जो विजय स्तंभ है ये 1440 से लेकर 1448 के बीच पूरा करवाया गया। इसका निर्माण 1440 से 1448 के बीच हुआ, और ये विजय स्तंभ राणा कुंभा की सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। इस विजय स्तंभ की बात करें तो भगवान विष्णु को यह समर्पित है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। फिर हिंदू मूर्तियों का अजायब घर इसे कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश इसे कहा जाता है, क्योंकि विजय स्तंभ पर जो मूर्तियां लगी हुई है वो मूर्तियां इतनी रोचक, इतनी आकर्षक है, इसलिए हिंदू मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसे कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए विष्णु ध्वज भी इसे कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है, वहीं फर्ग्यूसन के द्वारा रोम के टार्जन से इसकी तुलना की गई है। 152 फीट इसकी ऊंचाई है, 30 फुट ये चौड़ा है, और 157 इसमें टोटल सीढ़ियां हैं। ये 9 मंजिला विजय स्तंभ है। इस 9 मंजिला विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखवाई गई थी, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचनाकार है कवि अत्रि, और कवि अत्रि के मरने के बाद इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया उनके बेटे महेश भट्ट के द्वारा। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कवि अत्रि और उसके बेटे महेश भट्ट के द्वारा लिखी गई। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर यह थी, लेकिन बाद में जब इस पर आकाशीय बिजली गिरी और जब विजय स्तंभ खंडित हुआ, तो चूंकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इतिहास को जानने का एक बड़ा माध्यम है, अभिलेखीय साक्ष्य है, जानकारी का मूल स्रोत है, इस वजह से उसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए अब 9वीं मंजिल से हटाकर उसको स्वतंत्र रूप से चित्तौड़ के किले में ही स्थापित कर दिया गया है। अभी वर्तमान में यहां पर विजय स्तंभ में 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति नहीं है। ठीक है साहब। दूसरा,
इस विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखवाया गया है अरबी भाषा में, और हिंदू स्मारक है, विष्णु को समर्पित है, कुंभा के द्वारा बनवाया गया है, लेकिन अल्लाह शब्द इस पर लिखा हुआ है। इसके पीछे राणा कुंभा ने यह दिमाग लगाया था कि अगर मेरे मरने के बाद कोई मुस्लिम आक्रांता चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो मुस्लिम आक्रांता क्या करते थे कि हिंदू मंदिरों को, हिंदू मूर्तियों को तुड़वा दिया करते थे। तो जब कोई मुस्लिम आक्रांता अल्लाह शब्द लिखा हुआ दिखेगा, अल्लाह शब्द को पढ़ेगा, तो फिर वो इस स्मारक को, इस विजय स्तंभ को तुड़वाने की चेष्टा नहीं करेगा। कितना दमदार, कितना दिमागदार आदमी है राणा कुंभा। फिर साहब इसके निर्माणकर्ताओं की अगर बात करें, इसके शिल्पियों की, वास्तुकारों की बात करें, तो आरसी अग्रवाल के द्वारा एक सूची, इतिहासकार आरसी अग्रवाल के द्वारा इसके निर्माणकर्ताओं की एक सूची पेश की गई, जिसमें एक नाम आता है जेता और जेता के परिवार वाले लोग। गुजरात का एक वास्तुकार था जेता, आर्किटेक्चर था इसका। जेता, नापा, पोमा, पूंजा, चूथी और बलराज, ये पूरे परिवार का नाम आरसी अग्रवाल ने लिखा। तो जेता और जेता के परिवार वालों ने इस विजय स्तंभ का निर्माण किया था, यानी कि मुख्य शिल्पी ये लोग थे। फिर विजय स्तंभ की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1949 पर इस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, और राजस्थान की ये पहली ऐसी इमारत है या राजस्थान का पहला स्मारक है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है। आज वर्तमान के परिदृश्य में देखें तो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो आदर्श वाक्य है या उनका जो लोगो है, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, इन सभी के मोनोग्राम में विजय स्तंभ का चित्र देखने को मिलता है। याद आते हैं वो दिन जब आजादी के लिए महाराष्ट्र, बंगाल, मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी में उग्र आंदोलन शुरू हुए थे। एक वो दौर जिसे भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में आतंकवाद का युग कहा जाता है, उसमें एक वीर योद्धा शिरोमणि वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीडी सावरकर के नाम से जाना जाता है। वीडी सावरकर ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए, देश की आजादी के लिए एक संगठन तैयार किया था। उस संगठन का नाम था अभिनव भारत। पहले यह मित्र मेला के नाम से चला करता था महाराष्ट्र में, और फिर बाद में 1903-1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने इसका नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया था। उस अभिनव भारत का जो लोगो चिन्ह था, उस लोगो चिन्ह में भी विजय स्तंभ का चित्र लगा हुआ था। तो अभिनव भारत जो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया संस्थान था, एक क्रांतिकारी संगठन था, उस संगठन का जो चिन्ह था वो भी विजय स्तंभ था। यानी कि एक चीज आप ये देखिए कि राजस्थान का इतिहास अपने आप में कितना समृद्ध है कि महाराष्ट्र, बंगाल के जो क्रांतिकारी हैं, वो क्रांतिकारी अपने कोटेशंस में, अपने भाषणों में, अपने उद्देश्यों में, अपने संगठनों के मोनोग्राम में राजस्थान के चिन्हों का प्रयोग किया करते थे। यहां तक कि बंगाल की जो क्रांति हुई, बंगाल से जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, उस राष्ट्रवाद में भी बंगाल के जो युवा नेता थे, उन युवा नेताओं ने महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श माना और उनको आदर्श मानकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू किया। तो यह विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। 9 मंजिला विजय स्तंभ है, भगवान विष्णु को समर्पित है, और सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद जब हमने देख लिया कि राणा कुंभा एक कुशल निर्माता थे, कई मंदिर इनके द्वारा बनवाए गए, कई दुर्ग इनके द्वारा बनवाए गए, कई स्तंभ इनके द्वारा बनवाए गए, तो राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक इनको कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राणा कुंभा एक विद्वान, एकलिंग महात्म्य एक ग्रंथ है जो राणा कुंभा के समय लिखा गया। उस ग्रंथ में यह जानकारी मिलती है कि राणा कुंभा
वेद, पुराण, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद आदि का ज्ञाता था। राणा कुंभा संगीत का बहुत बड़ा जानकार था और राणा कुंभा मेवाड़ी, संस्कृत, हिंदी, कोंकणी, मराठी, कन्नड़ कई भाषाओं का ज्ञाता था। राणा कुंभा ने कई नाटक लिखे, राणा कुंभा ने संगीत पर कई ग्रंथ लिखे और राणा कुंभा ने अलग अलग विषयों पर कई ग्रंथ लिखे। तो राणा कुंभा जो कि एक विद्वान था, उस राणा कुंभा ने संगीत के विषय पर कुछ ग्रंथ लिखे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। उनमें 3 ग्रंथों का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है संगीत राज, जो इनका सबसे मेन ग्रंथ है, जो म्यूजिक पर लिखा गया है, संगीत राज। दूसरा है संगीत मीमांसा और तीसरा है सूड प्रबंध। तो राणा कुंभा के 3 ग्रंथ जो संगीत से रिलेटेड है वो है संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। अब इनमें से प्रश्न आया आरएस प्री में कि निम्नलिखित में से राणा कुंभा का कौन सा ग्रंथ है जो 5 भागों में विभाजित है। तो राणा कुंभा का संगीत ग्रंथ संगीत राज जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा, वो टोटल 5 भागों में विभाजित है। और इसके 5 भाग कौन कौन से हैं? वो है पाठ रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, गान रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। तो ये 5 पार्ट जो हैं वो संगीत राज के हैं। इनमें अब उसके बाद एक और प्रश्न आरपीएससी ने पूछा। पहले तो ये पूछा कि कौन सा ग्रंथ 5 भागों में विभाजित है। एक आया कि राणा कुंभा का निम्नलिखित में से राणा कुंभा का संगीत ग्रंथ संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? तो आंसर होगा 5 भाग। फिर एक आंसर ये पूछा, एक प्रश्न ये पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ संगीत राज का भाग नहीं है, यानी कि उन 5 भागों की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इनमें पाठ रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, गान रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश, इनमें कहीं पर भी ऑप्शन में इन 5 में संगीत रत्न कोश नहीं है। तो ऑप्शन में संगीत रत्न कोश था, यानी कि संगीत रत्न कोश संगीत राज का हिस्सा नहीं है, इस बात का याद रखना। फिर संगीत के अलावा भी राणा कुंभा के द्वारा कई ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि रसिक प्रिया नाम का एक टीका लिखा गया था। गीत गोविंद जो जयदेव की एक पुस्तक है, जयदेव की उस पुस्तक पर रसिक प्रिया नाम का एक टीका लिखा गया था। टीका का मतलब यह है कि बड़े ग्रंथ का सारगर्भित रूप इसके द्वारा लिखा गया। तो गीत गोविंद जो जयदेव के द्वारा लिखा गया था, उस गीत गोविंद पर सारगर्भित टीका लिखा राणा कुंभा ने। किस नाम से लिखा? रसिक प्रिया के नाम से लिखा। और ये रसिक प्रिया नाम का जो टीका है, इसकी ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि ये आलोचनात्मक शैली में लिखा हुआ है। आलोचनात्मक शैली, या आलोचनात्मक ना कहें तो हम इसे व्यंग्यात्मक शैली भी कह सकते हैं। व्यंग्यात्मक शैली या आलोचनात्मक शैली में ये ग्रंथ संगीत से अलग विषय पर रसिक प्रिया लिखा हुआ है। गीत गोविंद जो जयदेव की पुस्तक थी, उस पर रसिक प्रिया टीका राणा कुंभा ने लिखा। उसके बाद कामराज रत्तिसार नाम से एक ग्रंथ लिखा। उसके बाद राजवर्णन लिखा, चंडी शतकम की व्याख्या लिखी और हरिवर्तिका। ये सारे ग्रंथ राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए। लेकिन याद रखना, संगीत पर जो ग्रंथ लिखे गए वो संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध थे। बाकी ये संगीत पर लिखे हुए नहीं, लिखे राणा कुंभा नहीं है, लेकिन इनका विषय अलग अलग है। रसिक प्रिया आलोचनात्मक या व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। राजवर्णन की अगर मैं बात करूं तो राजवर्णन अभी आगे पढ़ने को मिलेगा कि एक ग्रंथ लिखा गया राणा कुंभा के समय, नाम था उसका एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य लिखा गया था। राणा कुंभा के दरबार में जो कवि थे कान्ह व्यास,
उस कान्हा व्यास के द्वारा एकलिंग महात्म्य लिखा गया था। और एकलिंग महात्म्य 2 भागों में था। उसका पहला जो भाग है वो राजवर्णन कहलाता है, और राजवर्णन लिखा था कुंभा ने, और दूसरा भाग लिखा था कान्हा व्यास ने, और दोनों को मिलाकर कहा जाता है एकलिंग महात्म्य। ठीक है साथियों, तो राणा कुंभा स्वयं एक विद्वान था, संगीत का अच्छा जानकार था, कई भाषाओं के जानकार थे, संगीत पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध ग्रंथ लिखे, बाकी अन्य विषयों पर रसिक प्रिया, कामराज, रत्तिसार, राजवर्णन, चंडी शतकम और हरिवर्तिका नाम के ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखे गए। न केवल कुंभा एक विद्वान था, न केवल एक संगीतज्ञ था, राणा कुंभा की जो पुत्री थी नाम था उनका रमाबाई। ये रमाबाई संगीत की विदुषी महिला थी और संगीत के बारे में इतना जानती थी कि राणा कुंभा ने, इनकी आवाज इतनी सुरीली थी रमाबाई की, तो इनको वागीश्वरी की उपाधि दी। और वागीश्वरी कहा जाता है सरस्वती माता को, तो साक्षात सरस्वती यानी कि वागीश्वरी की उपाधि राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई को दी। उसके बाद अगर देखा जाए तो संगीत पर इतने बड़े, इतने मुख्य ग्रंथ लिखने के कारण या संगीत के क्षेत्र में राणा कुंभा का जो योगदान रहा, उस योगदान के कारण ही राणा कुंभा की एक उपाधि हमें देखने को मिलती है, वो है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के रचयिता थे, उनसे तुलना की गई है अभिनव की आज के जमाने का नया भट्टाचार्य भरत मुनि, जो संगीत शास्त्र पर, नाट्य शास्त्र पर लिखता है। तो संगीत पर इनका जो योगदान था, संगीत क्षेत्र में जो इनका योगदान था, जो ग्रंथ इन्होंने लिखे, इसी वजह से राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है साथियों, अगला टॉपिक हम देखते हैं कि राणा कुंभा खुद एक विद्वान था और विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी था। भाई जो आदमी खुद विद्वान होगा वो विद्वानों को भी आश्रय देगा। कौन कौन से विद्वान इसके दरबार में रहा करते थे, एक बार हम देखते हैं। राणा कुंभा के गुरु हैं, राजनीतिक गुरु, उनका नाम है साहब हीरानंद जी। तो प्रश्न है राणा कुंभा के गुरु कौन थे, तो हीरानंद जी थे। और प्रश्न है कि राणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे, देन आंसर होगा सारंग व्यास। सारंग व्यास राणा कुंभा के संगीत गुरु थे। और कुंभा के दरबार में एक वेतनिक कवि भी रहा करता था, उसका नाम था कान्हा व्यास। और इसी कान्हा व्यास के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, उसका नाम था एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य। और इसी एकलिंग महात्म्य का जो फर्स्ट भाग था, पार्ट 1, वो फर्स्ट भाग लिखा था राणा कुंभा ने, और उसका जो नाम था वो आप यहां देख सकते हैं, राजवर्णन। ठीक है साथियों, तो एकलिंग महात्म्य का जो पहला भाग था, इसका नाम था राजवर्णन। अब वेतनिक कवि था, इसका मतलब वेतन लेता था। बाकी जो कवि रहा करते थे दरबार में, उनको कभी कभार नजराने के रूप में कुछ सोने चांदी के सिक्के दे दिया करते थे, या राजा ज्यादा खुश हो जाए तो अपने गले से सोने की चेन उतार के दे देते थे। खाने पीने, पेट पूजा करने के उद्देश्य से कवि रहा करते थे। लेकिन ये कुंभा के दरबार का इतना दमदार कवि था कि वेतन के बदले दरबार में कविताएं पढ़ता था। और कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। राणा कुंभा के दरबार में एक विख्यात शिल्पी, एक आर्किटेक्चर, एक वास्तुकार रहा करता था, जिसका नाम था मंडन। और मंडन निवासी था गुजरात का, खेता ब्राह्मण का बेटा था, वास्तुविद था मंडन। इस मंडन के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में नए आयाम विकसित किए गए, कई ग्रंथ वास्तुकला से, स्थापत्य से रिलेटेड लिखे गए। और कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी भी आपका मंडन ही था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जिसके देखरेख में हुआ, वो आपका मंडन ही था, जो राणा कुंभा का दरबारी शिल्पी था। राणा कुंभा के दरबार में और कौन कौन रहा करते थे, तो राणा कुंभा के दरबार में सभी थे, गुरुजी, संगीत के गुरुजी, कवि मंडन, इसके अलावा कवि अत्रि और महेश, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी, उसके अलावा कवि मेहा।
थोड़ा सा याद ये रखना आप। तो प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दरबारी विद्वान राणा कुंभा के दरबार में नहीं था? कन्हैया, माणिक्यलाल, टीला भट्ट, जयचंद सूरी, सोम सूरी, इनमें से ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो कन्हैया, माणिक्यलाल, टीला भट्ट ये तो थे। अब आपको कंफ्यूज किया जाएगा जयचंद सूरी के नाम पर। जयचंद सूरी की जगह जिनसेन सूरी दे दिया जाएगा या कोई दूसरा सूरी दे दिया जाएगा। तो याद रखना जयचंद सूरी जो है इसके दरबार में जैन विद्वान थे। कई जैन विद्वानों की एक टोली इसके दरबार में रहा करती थी, जैसे सोम सुंदर, मुनि सुंदर, सुंदर सूरी, भुवन सुंदर सूरी, कई जैन आचार्य इसके दरबार में रहा करते थे। लेकिन मेन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो कन्हैया, माणिक्य, टीला भट्ट, इनके तो नाम दे दिए जाते हैं और एक जयचंद सूरी की जगह किसी दूसरे का नाम दे दिया जाता है। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो ये विद्वानों को आश्रय देता था और विद्वानों की एक टोली इसके दरबार में रहा करती थी। और विद्वानों को आश्रय देने के कारण ही राणा कुंभा को एक उपाधि मिली थी, राणा रासो। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण ही इसको एक उपाधि मिली थी और वो उपाधि थी राणा रासो। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। तो राणा कुंभा के दरबार में हम ये देखेंगे कि राणा कुंभा के दरबार में गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार, खेता परिवार के 3 बच्चे राणा कुंभार के दरबार में रहा करते थे। एक मंडन, खेता ब्राह्मण का बेटा, जो गुजरात के खेता ब्राह्मण का बेटा था, मंडन, यह राणा कुंभा के दरबार का मुख्य शिल्पी था, अभी मैंने आपको बताया। और शिल्प शास्त्र पर इनके द्वारा कई रचनाएं लिखी गई और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण और अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी इन्हीं के संरक्षण में हुआ था। मंडन के द्वारा कई विषयों पर किताबें लिखी गई, लेकिन 3 किताबें इंपॉर्टेंट है इनकी। एक आती है आपकी राजवल्लभ। वल्लभ का मंदिर होता है मंदिर, वैष्णव मंदिर जो होते हैं उन्हें वल्लभ कहा जाता है। तो राजवल्लभ, तो नाम से पता चल रहा है कि मंदिरों के निर्माण से संबंधित जानकारी इस राजवल्लभ नाम के ग्रंथ में मिलती है। दूसरा है देव मूर्ति प्रकरण, एक है राजप्रसाद मंडन, एक आएगा आपका रूप मंडन। तो रूप मंडन मूर्तियों को किस प्रकार का रूप देना है, देवी का रूप देना है, देवता का रूप देना है, कैसे डिजाइन करना है, ये रूप मंडन में और देव मूर्ति प्रकरण में इसकी जानकारी मिलती है। वही राजा के महलों का निर्माण किस विधि से किया जाना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, राजप्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन पैलेस। तो राजप्रसाद मंडन महलों से संबंधित निर्माण की जानकारी इसमें मिलती है। तो राजवल्लभ मंदिर निर्माण की जानकारी, देव मूर्ति प्रकरण मूर्तियों के निर्माण की जानकारी, राजप्रसाद मंडन महलों के निर्माण की जानकारी, और रूप मंडन देवताओं की मूर्तियों को किस प्रकार का रूप देना है, स्त्री का रूप, पुरुष का रूप, उसके संदर्भ में इसमें जानकारी मिलती है। तो शिल्प शास्त्र से संबंधित ये किताबें इनके द्वारा लिखी गई। मंडन का बेटा जिसका नाम था गोविंद, इसने भी कई ग्रंथ लिखे और इनके ग्रंथों को ध्यान से याद रखना, कान खोलकर समझना, आंखें खोलकर समझना। यहां से प्रश्न पूछा जाता है और आपको बेवकूफ बनाया जाता है यहां पर एग्जामिनर के द्वारा। गीत गोविंद के द्वारा जो किताबें लिखी गई उनमें एक नाम आता है द्वार दीपिका, एक नाम आता है उद्धार धोरिणी और एक नाम आता है कलानिधि। ये जो कलानिधि नाम की पुस्तक है ये मंदिरों पर शिखर निर्माण, मंदिरों के शिखर निर्माण से संबंधित जानकारी इसमें मिलती है कि किस प्रकार के शिखर इसमें बनाए जाने चाहिए। शिखर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि ये मंदिर है, इस मंदिर के अब स्टार्टिंग में जो मंदिर बनाए जाते थे, गुप्त काल में भारत में मंदिर स्थापत्य की शुरुआत होती है, मंदिर निर्माण की शुरुआत होती है। और गुप्त काल में स्टार्टिंग में जो मंदिर बनाए जाते थे वो चबूतरों के ऊपर बनाए जाते थे और चबूतरों पर दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई जाती थी चढ़ने के लिए, चारों तरफ सीढ़ियां होती थी। प्रारंभ में जो छत होते थे वो सपाट होते थे, लेकिन बाद में गुप्त काल में ही कुछ मंदिर ऐसे बने जिनमें शिखर का प्रयोग किया जाने लगा और इस प्रकार से इन मंदिरों का निर्माण होता था। तो ये जो है ये जो चीज हम देख रहे हैं इसे कहा जाता है शिखर। और नागर शैली जो उत्तर भारत में प्रचलित थी उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी शिखर।
तो शिखर निर्माण से संबंधित जानकारी इस कला निधि नाम के ग्रंथ में मिलती है। और साथ ही साथ इंडियन हिस्ट्री की एक जानकारी आपको मैं ये भी देता हूं कि भारत में शिखर निर्माण पहली बार देवगढ़ के दशावतार मंदिर में हुआ। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में भारत में पहली बार देवगढ़ का दशावतार मंदिर, पहली बार इसमें स्तंभ, इसमें शिखर का प्रयोग किया गया था। एक मंदिर और है भीतरी गांव का मंदिर, जो ईंटों से बना हुआ है, इसमें भी शिखर का प्रयोग किया गया है। एक और मंदिर है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, उसमें भी शिखर का प्रयोग किया गया है। लेकिन हमें याद रखना है, यह पहला मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर ऐसा पहला मंदिर था जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया है। और शिखर निर्माण से संबंधित जानकारी कला निधि में मिलती है, ये हम बात कर रहे थे। अब आपको यहां बेवकूफ कैसे बनाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना राणा कुंभा की नहीं है। नंबर 1 संगीत राज, नंबर 2 संगीत मीमांसा, नंबर 3 रसिक प्रिया, नंबर 4 कला निधि। याद रखना, कला निधि राणा कुंभा की किताब नहीं है। कला निधि जो ग्रंथ है उसके रचयिता है आपके गोविंद। और गोविंद कौन था? ये मंडन का बेटा था। फिर कुंभा के दरबार में ही मंडन का भाई नाथा भी रहा करता था, नाथा। और इस नाथा के द्वारा वास्तुकला पर एक किताब लिखी गई, उसका नाम था वास्तु मंजरी। तो ये मंडन है, ये मंडन का बेटा है, और ये मंडन का भाई है, और ये इनकी पार्टी हो रही है। ठीक है साथियों, तो ये राणा कुंभा एक कूटनीतिज्ञ, एक योद्धा, एक निर्माता, एक विद्वान, विद्वानों का आश्रयदाता, और अंतिम रूप से हम देखेंगे कि राणा कुंभा की कौन कौन सी उपाधियां इतिहास में प्रचलित है। तो राणा कुंभा की एक उपाधि मिलती है अभिनव भट्टाचार्य। और मैंने आपको बताया कि सब संगीत के क्षेत्र में इनका जो विशेष योगदान रहा, इस वजह से इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिलती है। दूसरा, मुस्लिम आक्रमणों से सामना करने के कारण मुस्लिम शासकों ने या मुस्लिम उलेमाओं ने हिंदू सुल्तान की उपाधि से दी थी। लेकिन अब उस सुल्तान शब्द को बोलते बोलते हम राजस्थानियों ने सुल्तान कर दिया, तो हिंदू सुल्तान की उपाधि मुस्लिम शासकों या मुस्लिम उलेमाओं के द्वारा दी गई थी। हाल गुरु या शैल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण इसे हाल गुरु या शैल गुरु भी कहा जाता है। शैल मतलब पहाड़ी, पत्थर। दूसरा है दान गुरु, लाखों का दान देने के कारण दान दक्षिणा देने वाला आदमी था, दानवीर था, तो इसे दान गुरु के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है छाप गुरु, छापामार युद्ध पद्धति में निपुण सिद्धहस्त होने के कारण इसे छाप गुरु के नाम से भी जाना जाता है। अगला है परम भागवत और महेश्वर, वैष्णव धर्म का अनुयायी होने के कारण परम भागवत और परमेश्वर की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई। और रूप विश्वम्भरो, दिखने में बड़ा रूपवान व्यक्ति था, बड़ा सुंदर दिखता था, स्मार्ट हैंडसम दिखता था, इसलिए इसे रूप विश्वम्भरो भी कहा जाता है। नरपति भी इसे कहा जाता है। तो कई सारी उपाधियां राणा कुंभा की मिलती है। राणा कुंभा भारतीय इतिहास का एक ऐसा शासक जिसने मेवाड़ के इतिहास को ही नहीं बल्कि राजस्थान के इतिहास को नई ऊंचाइयां दी। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं था जिसे राणा कुंभा ने परिपूर्ण नहीं किया। राणा कुंभा एक योद्धा था, एक निर्माता था, एक विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था, और राणा कुंभा अपनी प्रजा के लिए हृदय वत्सल राजा था, प्रजा के दुख सुख की सोचने वाला व्यक्ति था। लेकिन इतने बड़े योद्धा, इतने ज्ञानी, इतने विद्वान व्यक्ति को जीवन के अंतिम समय में उन्माद रोग हो जाता है, यानी कि मस्तिष्क ज्वर उनके चढ़ जाता है, और अंत में एक पागल की अवस्था में उनका जीवन चलने लगता है। इस चीज का फायदा उठाकर राणा कुंभा के बेटे उदा, जिसे उदयकरण के नाम से जाना जाता है, उदय सिंह के नाम से जाना जाता है, उस उदा ने राणा कुंभा की हत्या कर दी, और राणा कुंभा
के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर अपना शासन स्थापित कर लिया। तो साथियों, इतने दमदार व्यक्ति की मृत्यु अपने ही बेटे के हाथों हुई, ये विधि का विधान था। तो जिस प्रकार जगदेव चौहान को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है, उसी प्रकार उदयकरण या उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो राणा कुंभा तक का इतिहास हमने देखा। अब आगे हम ये देखेंगे कि किस प्रकार राणा कुंभा के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर उदयकरण अपना शासन स्थापित करता है और उदयकरण की हत्या करके राणा कुंभा का दूसरा बेटा, जिसका नाम था रायमल, वो अपने भाई उदा की हत्या करके अपने पिता की हत्या का बदला लेता है और मेवाड़ की राजगद्दी पर अपना शासन स्थापित करता है। और उसी रायमल का बेटा था राणा सांगा, जिसने दिल्ली के सुल्तान महमूद लोधी को लोहे के चने चबवाए। वही राणा सांगा जिसने बाबर को यह सोचने में मजबूर कर दिया कि राजस्थान में मुझे अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहिए या दिल्ली में ही रुकना चाहिए। तो ये राणा सांगा और राणा सांगा के वंशज उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप, आगे हम इतिहास की श्रृंखला में पढ़ेंगे। अभी आज के लेक्चर में इतना ही है साथियों। राणा कुंभा से कई प्रश्न आते हैं, आप पढ़ते रहिए, बार बार इन चीजों को पढ़ते रहिए, तब जाकर ये याद होगा। ये जो मैटर यहां आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, मोर देन सफिशिएंट है। आप चाहे आरएस प्रीलिम्स के लिए, आरएस मेंस के लिए या राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए इनको आप भगवत गीता मानकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।